Hello students, welcome to my channel Juicy Brains. I am Dr. Yashna Samuel Marks and I am here to discuss a lot about accountancy. सो अगर आप ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं और यदि आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट हैं लाइक 11th और 12th के स्टूडेंट्स हैं तो आप सभी मेरे वीडियोस को देख सकते हैं इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनी ऑफ द टॉपिक्स इन अकाउंट्स एंड स्पेशली फॉर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स we'll be covering the syllabus and the chapters which is strictly prescribed by the MDU University Rohtak. So let's get started. So हम issue of shares के बारे में पढ़ेंगे which is a part of company accounts. Now for majority of the students they think कि issue of shares is a very टफ चैप्टर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है. अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं और आपको डिफरेंट सिचुएशंस के जर्नल एंट्रीज बाय हार्ट याद हैं तो आप इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर चैप्टर्स को थॉरली एंजॉय कर सकते हैं. नाउ इशू ऑफ शेयर्स इज़ अ पार्ट ऑफ कंपनी अकाउंट्स, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो व्हाट इज़ अ कंपनी. बेसिकली हियर हम कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं थ्योरी में जो कि जल्दी से ब्रश अप करेंगे बिकॉज ये जो कुछ टॉपिक्स हैं वो आपके इंटायर न्यूमेरिकल सेक्शन में यू विल कम अक्रॉस दीज टॉपिक्स. So it is very important that the ideas, the basics, the fundas behind each term should be very clear. So to start with, what is a company? If in simple definition we understand, a company is an artificial person which is created by law having a separate legal entity with a perpetual succession and a common seal. So basically in this definition we have come across various features or characteristics of a company. First is separate legal entity. Entity को हम simple words में describe करें means identity. Means company की जो identity है it is different from the identity of its members, of its directors, of its employees. Company in its own name can enter into various contracts, can do various transactions, can buy and can sell off property. Second is perpetual existence. Perpetual existence means accounts में कुछ concepts, कुछ conventions होते हैं and according to one of the concepts हम ये assume करते हैं कि जब एक कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट करती है तो it goes on for a indefinite period of time in the future. हम बिजनेस को बंद करने की डेट को फिक्स नहीं कर सकते. ओके, सो हम ये assume करके चलते हैं कि एक कंपनी में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं. सपोज़ किसी पार्टनर की डेथ हो गई, कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, कोई पार्टनर की रिटायरमेंट हो गई. सो इन ऑल दीज केसेस we assume that the business continues for an indefinite period of time in future, and this concept, this idea comes under the concept of going concern concept. Third is common seal. Now as I have discussed कि कंपनी की कोई फिज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं होती. अगर कंपनी की कोई फिज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं है और वो वेरियस ट्रांजैक्शंस कर रही है, वे अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही है, तो उन कॉन्ट्रैक्ट्स को ऑफिशियल प्रूफ करने के लिए उसका एक ऑफिशियल सिग्नेचर होना ज़रूरी है. ओके, सो अगर हम कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो हम अपना सिग्नेचर करते हैं. इन द सेम वे कंपनी ऑल्सो हैव अ कॉमन सील या ऑफिशियल सिग्नेचर व्हेन इट एंटर्स इनटू वेरियस ट्रांजैक्शंस एंड वेरियस कॉन्ट्रैक्ट्स टू मेक दोज कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ट्रांजैक्शंस ऑफिशियल इन नेचर. Fourthly, shares transferability means transfer of shares can be done in case of a company. अब कंपनी प्राइवेट भी हो सकती है, पब्लिक भी हो सकती है. ओके, तो शेयर्स का जो नेचर होता है दैट इज़ मूवेबल इन नेचर एंड दे कैन बी ट्रांसफर्ड ऑल्सो. अकॉर्डिंग टू सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हम शेयर्स को गुड्स भी कह सकते हैं.
Next, we will come to kinds of company. A company can be divided into three parts. First is अनलिमिटेड कंपनी. नाउ अनलिमिटेड कंपनी से हम क्या समझते हैं? बेसिकली जब हम काइंड्स ऑफ कंपनी को डिस्कस कर रहे हैं तो हम मेंबर्स की रिस्क फैक्टर या मेंबर्स की लाइबिलिटी की एक्सटेंट को डिस्कस कर रहे हैं. So in this case, unlimited company, as the name suggests, the members of this company हैज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटी. यहाँ पे जो मेंबर्स की लाइबिलिटी होती है उसकी कोई लिमिट नहीं होती, उनकी रिस्क फैक्टर की कोई लिमिट नहीं होती. इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, कंपनी को जब अपने डेट्स क्लियर करने हैं, क्रेडिटर्स को पैसा देना है, उस केस में अगर बिजनेस के पास पैसा ख़त्म हो जाता है, देन जो मेंबर्स हैं कंपनी के, उन्हें अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी भी सेल ऑफ करनी पड़ सकती है इन ऑर्डर टू क्लियर ऑफ द डेट्स एंड टू पे द क्रेडिटर्स ऑफ द बिजनेस. सो ऑब्वियसली यहाँ पे रिस्क फैक्टर बहुत है और ऐसी कंपनियाँ आपको इंडिया में तो नहीं मिलेंगी. दो दीज कंपनीज आर परमिसेबल टू बी ओपन अंडर द कंपनी इंडियन कंपनी एक्ट 1956. सेकेंड इज कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी. Here, the liability of the members of the company is limited to the extent of the guarantee which they have offered to the company. Okay, so in case of winding up of the company, एक member के risk factor उसकी guarantee की amount से compare होता है. अगर मैं किसी कंपनी के मेंबर हूँ और मैंने अपनी गारंटी सपोज 10 lakhs दे रखी है, सो इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी आई एम एलिजिबल एंड आई एम लाइबल टू पे ओनली रुपीज़ 10 lakhs. 10 lakhs के बियॉन्ड आई एम नॉट लाइबल टू पे एनी अमाउंट टू द कंपनी. सो दिस इज कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी. थर्ड इज कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स. In this, the liability of the members is restricted to the nominal value of the shares purchased by them. Okay, so if I am a member of such a company, या तो मैं प्राइवेट कंपनी की मेंबर हूँ, शेयर होल्डर हूँ, या मैं पब्लिक कंपनी की शेयर होल्डर्स हूँ. सी, किसी भी कंपनी के शेयर्स मैं खरीदती हूँ तो आई एम अ शेयर होल्डर ऑफ दैट कंपनी. ओके, सो अगर मैंने सपोज 5 lakhs के शेयर खरीदे किसी कंपनी से, ओके, एंड आई हैव पेड द फुल अमाउंट, नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स या नॉमिनल वैल्यू 5 lakhs है और मैंने ये पूरी 5 lakhs कंपनी को पे कर रखे हैं, पर शेयर्स खरीदे और पूरे 5 lakh कंपनी को पे करें. सो माई लाइबिलिटी इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू दैट ₹5 lakhs जितने के मैंने शेयर्स खरीदे. इन केस इफ़ आई फेल टू पे द इंटायर अमाउंट ऑफ द शेयर्स, सपोज 5 lakh के शेयर्स खरीदे, उसमें से आई हैव पेड ओनली 4 lakhs, 1 lakh इज स्टिल पेंडिंग. सो ये 1 lakh के लिए कंपनी कैन आस्क मी अगेन एंड अगेन टू पे द अमाउंट. ये 1 lakh के लिए आई एम लाइबल to pay the amount to the company, but in case I have paid the entire nominal value of the shares of the company जिसकी मैं शेयर होल्डर हूँ, तो मेरी लाइबिलिटी या मेरा रिस्क फैक्टर सिर्फ उतना ही है, उससे बियॉन्ड नहीं है. Clear? Okay, so now as you can see, company limited by shares has been differentiated into private company and public company. So generally private and public company में बहुत सारे differences हैं, but here some major of the 4 differences हम discuss करेंगे. First is in case of private company minimum members is 2 and maximum is 50. But in case of public companies, the minimum number is 7 and maximum number of members has no limit. Maximum कितने भी हो सकते हैं. Second, paid up capital in case of private company should be 1 lakh. 1 lakh से कम नहीं हो सकता. But in case of public company, minimum paid off capital has to be ₹5 lakhs. 5 lakhs से कम नहीं हो सकता. Thirdly, in case of private company, this company cannot invite public to subscribe to its shares. Means ये जो कंपनियां हैं, ये कंपनियां ओपनली अपना प्रोस्पेक्टस मार्केट में इशू नहीं कर सकती. बट पब्लिक कंपनी they can invite public to subscribe to its shares. अब पब्लिक को कैसे इनवाइट करते हैं? आपने जनरली न्यूज़पेपर्स में देखा होगा कि कंपनी ने अपना एडवर्टीजमेंट इन द फॉर्म ऑफ प्रोस्पेक्टस वो निकालते हैं,
ठीक है। तो उस प्रोस्पेक्टस में दे हैव द इंटायर इंफॉर्मेशन, दे हैव द इंटायर इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, दे हैव द इंटायर इंफॉर्मेशन अबाउट द रजिस्टर्ड ऑफिस, अबाउट द इंफॉर्मेशन अबाउट द मेंबर्स, okay, how many shares they have issued, how many shares they have been public have subscribed to। तो इस केस में प्रोस्पेक्टस से पब्लिक कंपनी अपने पब्लिक को इनवाइट कर सकती है टू सब्सक्राइब फॉर इट शेयर्स, बट इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी ऐसा नहीं हो सकता। फोर्थली, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इज़ कंपलसरी इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। आप ये एज आई अज्यूम आपको पता होगा कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दीज आर टू इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो कि कंपनी के पास होना चाहिए इन ऑर्डर टू स्टार्ट देयर बिजनेस, जिसमें कि सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कंपनी के बारे में दी होती है। ओके, सो इफ़ अगर आप प्राइवेट कंपनी खोल रहे हैं तो इन दैट केस आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इज़ कंपलसरी, बट इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी इट इज़ नॉट कंपलसरी। ओके, तो अब हम जल्दी से आते हैं और बात करते हैं कि बहुत सारी बातें हो गई कि शेयर्स ये होते हैं, शेयर्स वो होते हैं, बट एक्चुअली में सिंपल डेफिनेशन में व्हाट इज़ शेयर। सपोज कंपनी के पास टोटल कैपिटल है ₹10 lakhs। नाउ आप सभी को पता होगा व्हाट इज कैपिटल। कैपिटल इज दैट अमाउंट विथ विच अ कंपनी स्टार्ट्स इज बिजनेस। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जितना अमाउंट एक कंपनी को चाहिए दैट इज नोन एज कैपिटल। सो सपोज टोटल कैपिटल कंपनी के पास ₹10 lakhs हैं। अब इस टोटल कैपिटल को हम अगर डिवाइड करें इनटू पार्ट्स और इनटू यूनिट्स, सपोज हमने यूनिट्स में से डिवाइड कर दिया, 1 लाख यूनिट्स में डिवाइड कर दिया, या इन यूनिट्स को हम पार्ट्स भी कह सकते हैं, बट फॉर डेफिनेशन पर्पस हम क्या करेंगे, यूनिट्स लिखेंगे। सो बेसिकली टोटल कैपिटल जब यूनिट्स में डिवाइड होता है या बाइफरकेट होता है और हर एक यूनिट की एक डिनोमिनेशन होती है या हर एक यूनिट की एक प्राइस होती है, सपोज ₹10 ईच। सो हर एक वो यूनिट इज नोन एज शेयर। टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट यूनिट्स एंड ईच सच यूनिट इज नोन एज शेयर, और हर एक यूनिट की एक प्राइस होती है। तो in this case, in this example, we can say that the total capital ₹10 lakh is divided into 1 lakh shares, units को हम shares भी बोल सकते हैं, अब is divided into 1 lakh shares of ₹10 each। अब ये ₹10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है। ओके, so basically this amount is known as the face value of share। ओके, बहुत सारे सर्कमस्टांसेस और सिचुएशंस में कंपनी फेस वैल्यू से ज़्यादा की वैल्यू पे कभी कभी शेयर इशू कर देती है। ओके, अगर फेस वैल्यू की ज़्यादा वैल्यू से शेयर इशू कर रही है तो उस केस को हम बोलेंगे कंपनी हैज़ इशूड शेयर्स एट प्रीमियम। ओके, अगर 10 रुपीज़ के शेयर उन्होंने 15 रुपीज़ में इशू किए हैं, so this case is known as premium। ओके, बहुत सारे सर्कमस्टांसेस में फेस वैल्यू से कम वैल्यू में भी शेयर्स कंपनी इशू करती है। इन दैट केस इट इज़ नोन एज कंपनी हैज़ इशूड शेयर इन डिस्काउंट या एट डिस्काउंट। अगर 10 रुपीज़ के शेयर को कंपनी ₹8 पे इशू कर रही है, so we will say the company has issued shares of ₹10 each at ₹8 discount। और अगर कंपनी 10 रुपीज़ के शेयर को 10 रुपीज़ में ही इशू कर रही है,
सो उस केस को हम बोलेंगे शेयर्स इशूड एट पार। सो बेसिकली हमने 3 चीज़ें सीखी। शेयर इशूड एट पार, अगर कंपनी उसी फेस वैल्यू पे शेयर इशू कर रही है जो कि प्रोस्पेक्टस में मेंशन है, दैट दिस सिचुएशन इज टर्म्ड एज शेयर इशूड एट पार। अगर अपने नॉमिनल वैल्यू से या फेस वैल्यू से ज़्यादा में इशू कर रही है, सो दिस सिचुएशन इज़ नोन एज शेयर इशूड एट प्रीमियम। और अगर फेस वैल्यू से कम में इशू कर रही है, सो दिस इज कंडीशन इज नोन एज शेयर इशूड एट डिस्काउंट। क्लियर? अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ शेयर्स की। ओके, अब ये भी आप लोगों को पता होगा। एक्चुअली आप लोग को, मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग को मुझसे ज़्यादा पता है। ओके, स्पेशली आई एम टॉकिंग टू क्लास 11th एंड क्लास 12th। येस, ऑफ कोर्स, अगर आप ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं और अगर आपका स्ट्रीम कॉमर्स नहीं था तो आपके लिए चीज़ें डिफ़िकल्ट हो सकती हैं, बट नॉट टू वरी। अगर आपको मेरे किसी लेक्चर्स में डाउट होता है तो आप प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, ताकि मैं उस चीज़ को इम्प्रोवाइज़ करूं और उस चीज़ को और अच्छे तरीके से आपको बता सकूं। ओके, सो नाउ वी विल सी शेयर्स हम देख चुके हैं क्या होता है। अब ऑब्वियसली काइंड्स ऑफ कंपनी है तो काइंड्स ऑफ शेयर्स भी होने चाहिए। हर एक चीज़ का बहुत सारा क्लासिफिकेशन होता है। ओके, सो 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट काइंड्स ऑफ शेयर्स आर, फर्स्ट इज इक्विटी शेयर्स एंड सेकेंड इज प्रेफरेंस शेयर्स। अगर मैंने किसी कंपनी के इक्विटी शेयर्स खरीदे हैं तो मैं इक्विटी शेयर होल्डर हूँ, अगर प्रेफरेंस शेयर्स खरीदे हैं तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हूँ। ओके, टू अंडरस्टैंड इक्विटी शेयर्स, फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर प्रेफरेंस शेयर्स। एज द नेम सजेस्ट, प्रेफरेंस से आप क्या समझते हैं? कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ राइट्स हैं। हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पहला प्रेफरेंस दिया, पहला दर्जा दिया। ओके, कुछ एडवांटेजेस हैं जो कि इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास नहीं हैं। नाउ व्हाट आर दोज बेनिफिट्स और व्हाट आर दोज 2 इम्पॉर्टेंट राइट्स विच इक्विटी शेयर होल्डर्स डज नॉट एंजॉय। ठीक है, तो पहला राइट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास क्या है? दे हैव द राइट टू गेट फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड बिफोर एनी डिविडेंड इज पेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट नोट करने वाली बात यह है कि जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो फिक्स होता है। ठीक है, और इनके पास ये राइट होता है कि जितना भी डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है उससे पहले इनको मिलता है, सबसे पहले इन्हें मिलता है, उसके बाद ही इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड कंपनी पे करती है। ठीक है, एंड सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइट इज दे हैव द राइट टू गेट रिटर्न ऑन कैपिटल बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर। सो इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, जब कंपनी बंद होने वाली होती है तो उस केस में अगेन प्रेफरेंस शेयर्स के पास ये राइट होता है कि जो रिटर्न ऑन कैपिटल है वो सबसे पहले उन्हें मिले और फिर बाद में अगर बचता है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिले। ओके, सो दीज आर द मोस्ट 2 इम्पॉर्टेंट बेनिफिट्स और राइट्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एंजॉय ओवर इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब अगर हम बात करें डिफरेंसेस की, तो पहला तो डिफरेंस है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो फिक्स्ड है, इक्विटी शेयर होल्डर्स का फिक्स नहीं है। यहाँ पे यू कैन से कि कुछ एडवांटेज इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिल सकता है इन केस डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रॉफिट्स। इन सर्टेन ईयर्स अगर कंपनी ने बहुत सारे प्रॉफिट्स कमाए हैं तो उनका रेट ऑफ डिविडेंड ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाता है। ओके, बट इन दिस केस प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स है। Second, they have the right to receive dividends before any dividend is paid to the equity shareholders। भाई प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पहले मिलेगा और डिविडेंड और इक्विटी शेयर होल्डर्स को बाद में मिलेगा। ओके, थर्ड इम्पॉर्टेंट क्या हो गया? इन केस ऑफ वाइंडिंग अप, रिटर्न ऑन कैपिटल प्रेफरेंस शेयर्स को पहले मिलेगा और इक्विटी शेयर होल्डर्स को बाद में मिलेगा। ओके, एंड ऑल्सो इक्विटी शेयर होल्डर्स को यहाँ पे बेनिफिट है। आप सोचेंगे सारे बेनिफिट्स तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास हैं, तो वाई वी शुड परचेज इक्विटी शेयर्स? द इम्पॉर्टेंट डिफरेंस वाई यू शुड परचेज इक्विटी शेयर्स इज, अगर आपने इक्विटी शेयर्स खरीदे हैं कंपनी के तो यू एंजॉय दी वोटिंग राइट्स।
आपके पास वोटिंग राइट्स हैं उस कंपनी के टू इलेक्ट द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, वेयर एज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स नहीं होते। ओके, नेक्स्ट इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास दे हैव द राइट टू कंट्रोल द अफेयर्स और मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। ठीक है, कंपनी का जितना मैनेजमेंट है दे कैन इंटरफियर इन दैट एंड दे कैन कंट्रोल द अफेयर्स एंड वर्किंग ऑफ अ कंपनी, वेयर एज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डज नॉट एन्जॉय एनी सच राइट। सो बेसिकली ये कुछ इम्पॉर्टेंट डिमार्केशंस हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछते हैं और एज एन अकाउंटिंग स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा हो, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।